किसान भाइयों दोस्तों, जो आज का विषय है जलवायु परिवर्तन की को सहन करने के लिए या तो किस्मों का विकास या किस तरह से उस जलवायु परिवर्तन को सहने के लिए हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं एग्रोनॉमी में, क्रॉपिंग सिस्टम में और इवन वैरायटी डिप्लॉयमेंट में। मेरा ये मानना है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जलवायु परिवर्तन के मायने समझें। अगर जब आप देखेंगे कि वेदर के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, 2 या 3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। आपका सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर। दूसरा पैरामीटर है बारिश है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। ये 3-4 पैरामीटर है जो मेनली क्रॉप प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। खासकर किसानों का जो एक्सपीरियंस रहता है वो उसके दिमाग में एक प्रिंट डाल देता है कि भाई जलवायु परिवर्तन है और लगातार हो रहा है, लेकिन अगर जब डेटा को देखेंगे तो ये लगातार होने वाली इवेंट नहीं है। और दूसरा, इस डेटा को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो परिवर्तन का नियम है वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड को नहीं दिखाता, हर साल एक नया ट्रेंड उभरता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो 21-22 के अंदर, जिसके अंदर गेहूं की पैदावार अप्रत्याशित रूप से घटी थी थ्रू आउट इंडिया, तो मेरे को जहां तक एक्सपीरियंस है, देखिए मैंने 92 में ARS ज्वाइन किया था। 92 से अब तक का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा कोई ईयर नहीं देखा जिसमें थ्रू आउट इंडिया यानी इंडिया के हर हिस्से में गेहूं की फसल एडवर्सली इफेक्ट हुई हो। ये एक ईयर था 21-22 का जिसमें गेहूं की फसल थ्रू आउट इंडिया एडवर्सली इफेक्ट हुई थी, चाहे वो MP हो, चाहे वो ईस्टर्न यूपी हो, चाहे बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कोई भी एरिया अछूता नहीं था। तो एक टेम्परेचर है जिसकी वजह से लोग बाग बहुत चिंतित रहते हैं कि भाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि एक ईयर लॉस का है 21-22, बट आप देखोगे बहुत सारे ईयर हैं। पता नहीं कितने दिनों से खेती होती आ रही है, गेहूं की खेती कब से होती आ रही है। कोई रेयर ईयर आता है जिसके अंदर बहुत लार्जर उस पे लॉसेस होते हैं। तो नंबर 1, जलवायु परिवर्तन का कोई ट्रेंड नहीं है। यानी किसी साल देखोगे तो जनवरी का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी साल देखोगे तो दिसंबर का टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी साल देखोगे तो नवंबर का टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर इवन इस साल की बात करें हम, तो अक्टूबर-नवंबर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था कंपेरेटिव टू अदर ईयर्स। कम से कम 2 या 3 डिग्री अक्टूबर-नवंबर का एक नॉर्मल ट्रेंड से ऊपर था। तो लोगों को कंसर्न था, क्योंकि हमारी एक रिकमेंडेशन है, अगर जो आपने गेहूं की पैदावार बढ़ानी है तो गेहूं को जितने दिनों तक आप अपने खेत में रखेंगे तो आपकी पैदावार बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये सनलाइट को हार्वेस्ट करके ही कार्बोहाइड्रेट बनता है जो आपका दाने में कन्वर्ट होता है। और दाने की जितने दाने होंगे उतनी ही दाने की वेट और दाना नंबर, यही आपका पैदा में कन्वर्ट होता है। तो जितने दिन तक क्रॉप खेत में रहेगी उतना ही ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस होगी, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और यील्ड बढ़ेगी। तो लोगों को कंसर्न था क्या हम अक्टूबर के अंदर गेहूं की बुआई कर सकते हैं जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो हमने इस पे पिछले कम से कम, मैं पर्सनली तौर पे पिछले 15 साल से मैं प्रयासरत हूँ कि भाई किसी तरह हम अक्टूबर सीडिंग करके हम क्रॉप ड्यूरेशन को बढ़ा से। क्योंकि अगर जो देखिए आप किस्मों की अवधि बढ़ा दें और सोइंग को प्रीपोन ना करें तो उसके 100% चांसेस है कि जैसे ही उसकी अवधि बढ़ाएंगे वो अप्रैल के अंदर तो गर्मी पड़नी ही पड़नी है। वो जब भी टेम्परेचर 37-38 को क्रॉस करेगा वो हर क्रॉप को मैच्योर कर देगा, चाहे कितनी ही सहनशील बना लो। यानी सहनशीलता की भी एक लिमिट है। आप किसी वैरायटी को, कोई वैरायटी 35 डिग्री के अंदर अपने सिम्टम शो कर देती है, दूसरी वैरायटी वो 36 तक टॉलरेट कर लेगी, 37 के बाद वो भी अपने सिम्टम दिखाना शुरू कर देगी। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वैरायटी का मैनिपुलेशन है वो एक लिमिटेड है, एक लिमिटेड तौर पे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। लेकिन हमने जो सोचा है कि भाई एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाएं। इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमने कहा कि वैरायटी डेवलप करें जो अक्टूबर में सीड हो सकती है, और इस क्रम में हम कंटिन्यूसली प्रयासरत करते रहे। अक्टूबर सोइंग के अंदर हमारे पास अब अच्छी किस्में हैं थ्रू आउट इंडिया। एक्सेप्टेड वीट की किस्में हैं, HD 3385 है, जिसका हमने थ्रू आउट इंडिया, इवन मेरे को अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र से किसी ने फोटो भेजा है दिसंबर सोन का। महाराष्ट्र में अगर हम गेहूं का सीजन देखें तो महाराष्ट्र में प्रोबेबली शॉर्टेस्ट सीजन अवेलेबल होता है। उन्होंने दिसंबर के अंदर ये क्रॉप लगा रखी, उस क्रॉप का भी बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, यानी उसको बहुत कम टाइम मिला और उस
कम टाइम में भी उस वैरायटी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है। सेम एमपी में इतने फार्मर ने कांटेक्ट किया है, जितने लोगों ने क्रॉप लगा रखी है सबका, वेदर पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, जहां भी किसी ने ये किस्म लगाई है, अक्टूबर में प्लांट की है, नवंबर में करी है, दिसंबर में की है। तो हमने कोशिश ये करी है कि अक्टूबर में इस किस्म को लगाएं। तो इसके अंदर देखिए, ज़्यादातर वीट में क्या होता है कि जब भी कभी आप क्रॉप को अर्ली लगाओगे तो उसमें बाल जल्दी निकल आएगी। यानी टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में अगर जो आपने अक्टूबर में लगा दी, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में गर्मी ज़्यादा रहती है, तो उसके अंदर बाल जल्दी निकल आएगी, और अगर बाल जल्दी निकल आएगी तो उसमें बायोमास नहीं होगा, और बायोमास नहीं हुआ तो पैदावार नहीं होगी। हमने इस वैरायटी को और हमारी जितनी भी दूसरी वैरायटी है, जैसे HD 3388 है, हमारी 3386 भी, इन सब में इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इनको जल्दी लगाने पर भी इनमें जल्दी बाल नहीं निकलती। यानी अक्टूबर में लगाओगे तो तकरीबन 100 डेज ले जाती है आपके पंजाब और हरियाणा में, 75 और 80 दिन के आसपास ले जाती है एमपी में। यानी ये जल्दी बाल नहीं निकलती। नॉर्मली अगर जो देखोगे कि गेहूं की किस्म के अंदर अगर नवंबर में लगाते हैं तो ज़्यादातर 90 से 95 दिन में हेडिंग आ जाती है, लेकिन इस किस्म को हम जितना जल्दी लगाएंगे तो ये डिले करती है हेडिंग को। तो हम ये एक मैनिपुलेशन का हमारा तरीका था कि प्लांट ज़्यादा बायोमास, यानी उसके अंदर वेट ज़्यादा हो जाए, ताकि वो बाद में सडनली टेम्परेचर राइज हो तो एकदम से क्रॉप सूखे नहीं और उसके अंदर कुछ रेजिलेंस हो। एक ये तरीका है जो एक अच्छा। दूसरा जो तरीका है, दूसरा एक अच्छा तरीका है कि क्या हम ऐसी किस्में, देखिए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यानी आप बिना बाजुताई के खेत के अंदर बुआई करना, वो एक इम्पोर्टेंट मीन है आपका टेम्परेचर को। और जो सडनली डाउनपोर होता है, यानी 100 mm की बारिश हो गई, 150 mm की बारिश हो गई, इवन 160 mm की बारिश भी मैं भी देखा है मैंने कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के फील्ड में। यानी वो खेत जिसमें आपने बिना बाजुताई के बोया है और उसमें जिसके अंदर आपने रेजिड्यू को खेत के ऊपर रखा है, देखिए उसको भूल जाइए। कुछ स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स के नाम पे लोग बाग क्या करते हैं, उस रेजिड्यू को धरती के नीचे दबा देते हैं और उसके ऊपर बेड बना के उस पर गेहूं की सोइंग करते हैं। मेरे हिसाब से वो एक अच्छी तकनीक नहीं है, वो प्रॉब्लम का कारण हो सकती है कभी भी। जैसे उसमें अच्छी जड़ें विकसित नहीं होंगी, जड़ों के रोग आ जाएंगे और वाटर पर्कोलेशन के अंदर इश्यू आएगा। अगर आपने गेहूं की सीधी बुआई करी है और पहली क्रॉप के अवशेष उसके धरती पर रखे हैं, तो वो टेम्परेचर को मॉड्यूलेट करने में, यानी टेम्परेचर को कम से कम 2 डिग्री, अगर ज़्यादा है तो उसको कम कर देगा, कम है तो उसको ज़्यादा कर देगा, उसको सहने की शक्ति बढ़ाती है। हमने जितनी भी किस्में हैं, हमारी HD 3385 है, 3388 है, 3410 है, CSW 18 है, HD 3298 है, 3271 है, 3386 है, ये सब किस्में हमारी बहुत अच्छी और अडेप्टेड है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की, क्योंकि हमने लगातार शोध करके इन किस्मों को डेवलप किया है। और इन किस्मों में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ, इन किस्मों के द्वारा हमने कंजर्वेशन यानी जीरो के फील्ड में 7 से 9 टन तक हार्वेस्ट किया है। यानी 70 क्विंटल से 80 क्विंटल के बीच में हमने हार्वेस्ट किया है रेगुलरली 4-4, 5-5 साल। ये नहीं किसी एक साल हार्वेस्ट कर लिया, किसी दूसरी साल नहीं कर पाए, लगातार। तो एक कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है जो जलवायु परिवर्तन में अगर जो टेम्परेचर सडनली गिरा तो उसके अंदर वो 1-2 डिग्री ऊपर बढ़ा देगा, और अगर जो बहुत ज़्यादा बढ़ा तो उसको 1-2 डिग्री गिरा देगा, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो 2-3 दिन के अंदर ही पूरा पानी नीचे उतर जाएगा और खेत के अंदर ज़्यादा दिनों तक पानी जमाव में नहीं रहेगा और क्रॉप को एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये 2 ट्रेडिशनल चीज़ है, भाई एक वैरायटी है, दूसरा एक एग्रोनॉमी है। तीसरी जो मैं मैनिपुलेशन बता रहा हूँ वो थोड़ी सी ओड लगेगी शायद साइंटिफिक कम्युनिटी को भी, बट ये मेरी परखी हुई चीज़ है और रिपीटेडली है, इंटरनेशनल लिटरेचर में भी साइटेड है। तो ये है कि किस्मों का मिक्सचर, यानी अगर 2 या 3 किस्मों के मिक्सचर को ग्रो करें। देखिए आपने चुनाव करना है अच्छी किस्मों का, अच्छी किस्मों का चुनाव करके उन दोनों किस्मों को आप मिक्स करके आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि वेदर के वेरिएबल का कोई प्रिडिक्शन नहीं है। कोई बता नहीं सकता कि अक्टूबर ज़्यादातर है आजकल जो साइट है वो 2 महीने 2.5 महीने, लेकिन जब तक आप बीज का चुनाव करोगे उसके बाद मार्च में क्या होगा, इतने लंबे पीरियड में शायद हमारे अभी जो वेदर प्रिडिक्शन मॉडल है वो फिट नहीं हो पा रहे। 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, 1 महीने का तो बहुत अच्छे प्रिडिक्शन है,
लेकिन लॉन्ग टर्म यानी 4 महीने का 3 महीने का प्रेडिक्शन नहीं कर पाते। तो उस केस के अंदर अगर आप अच्छी किस्में चूज करें और कंपेटेबल किस्में चूज करें, यानी जैसे एक किस्म है जिसके अंदर फुटाव बहुत ज़्यादा है, दूसरी किस्म है जिसका तना बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों किस्मों का मिक्स करके आप उनको बो दीजिए। उनके अंदर 80% चांसेस है कि उनकी पैदावार बहुत अच्छी आएगी। और दूसरी, अगर जो कोई एक किस्म ससेप्टिबल है और उसमें ससेप्टिबिलिटी का लेवल 50% है और आपने रेजिस्टेंट के साथ मिक्स कर दिया, तो मैं ये गारंटी देता हूँ उसमें 10% से फालतू डिजीज नहीं आएगी। आप किसी क्रॉप में परख लेना, और हमेशा जो वेदर वेरिएबल की लॉसेस है मिक्सचर के अंदर कम होंगे। तो ये भी एक तकनीक है जिसके द्वारा आप उपयोग में लाके अपने क्रॉप को संरक्षित कर सकते हैं जो वेदर के वेरिएबल्स हैं उनके प्रति। तीसरे हैं जैसे मान लो पोटासियम नाइट्रेट वगैरह हैं जो सडनली टेम्परेचर राइज हो जाती है। एक मैं जो बार बार कहता हूं कि आप सीधी बिजाई पे इसलिए ही नहीं आए कि सीधी बिजाई के अंदर कुछ फायदे हैं, बट सीधी बिजाई से इसलिए भी आए कि इसके अंदर आपकी क्रॉप जो सोयल की है फर्टिलिटी, वो जैसे हमने जब जिस खेत में शुरू किया था 16 साल से हमने कंटिन्यूसली उसमें कर रहे हैं, जब उसमें कार्बन का ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बन कंटेंट, हमारा ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट 0.5% के आसपास था। आज के दिन उसकी टॉप लेयर में 1.25% के आसपास है, और 1% से तो डेफिनेटली ज़्यादा है। हमने 10-12 जगह से सैंपल लेके करे। तो ऑर्गेनिक जब कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो उसके अंदर पैदावार और आपकी जो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। भाई और तो इतना कोई खास नहीं है। हमारी कुछ वेराइटियां हैं जैसे HD 3298 है, इसका भी हमने परीक्षण किया है। ये एक ऐसी वेराइटी है जिसको आप अर्ली बोलो, टाइमली बोलो, लेट बोलो, ये ज़्यादातर अच्छी पैदावार देती है। तीसरा चौथा जो हमने एक ज़्यादातर किसान परेशान रहते हैं कि वीट की वैरायटी जिनके अंदर बायोमास बहुत ज़्यादा है वो लॉजिंग हो जाती है, क्योंकि सडनली ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, ज़्यादा बारिश होती है, उसके रिस्पॉन्स में वो क्रॉप गिर जाती है और लॉस होते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा हमारी जितनी भी वैरायटी है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, इन सब वैरायटियों में बहुत ज़्यादा टिलर प्रोडक्शन यानी इसकी फुटाव की क्षमता बहुत ज़्यादा है। आप इजीली अपना सीड रेट घटा सकते हो, और सीड रेट घटाने के बाद जनरली जब प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है सीड रेट घटाते हो तो उसके अंदर रूट प्लेट बन जाती है। जैसे आप एक नीचे का किसी जिसके अंदर पैंदा आपके गिलास के अंदर पतला है वो गिलास जल्दी गिरेगा, जिसका चौड़ा पैंदा है वो आसानी से नहीं गिरेगा। इसीलिए जिसमें रूट प्लेट ज़्यादा डेवलप हो जाती है वो कभी नहीं गिरेगी। एक और इंटरवेंशन याद आया, मैं जल्दी से बता दूं आपको। आप एक और मैनिपुलेशन कर सकते हो कि फर्स्ट इरिगेशन है ना डिले कर सकते हो 30 दिन तक। जनरली हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि क्राउन रूट इनिशिएशन होता है 21 से 22 दिन पे, और 21 से 22 दिन पे आप इरिगेशन दे दीजिए ताकि आपको वो क्रॉप के अंदर ग्रोथ और वो क्राउन रूट आपकी इम्पैक्ट ना हो। बट मेरा ये मानना है कि अगर जो आप पहली इरिगेशन को डिले कर देंगे तो पहली इरिगेशन के डिले के रिस्पॉन्स में जनरली प्लांट अपनी सारी एनर्जी रूट में इन्वेस्ट करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम हो जाएगा, और वो जब भी कभी टेम्परेचर बढ़ेगा आखिरी के अंदर वो रूट सिस्टम उस क्रॉप को बचाने में हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।